अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिन 3 स्टोरीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसके अंदरूनी इख्तलाफात एक जानिब तो दूसरी जानिब हुकूमत मुखालिफ तहरीक की बातें की जा रही हैं। दूसरी स्टोरी में हम बात करेंगे 40 अरब डॉलर की फंडिंग लिए आलमी बैंक का वफ़द पाक पहुँच गया है। जबकि तीसरी स्टोरी होगी ट्रैफिक हादसात पर सिंध और पंजाब आमने सामने। सबसे पहले हम बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरी की जानिब। नाज़रीन, एक तरफ पीटीआई अपनी ही पार्टी में सियासत का शिकार नजर आ रही है और दावा ये किया जा रहा है कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई जाएगी। और अगर पार्टी के अंदरूनी मामला की बात की जाए तो एक तरफ शेर अफजल मरवत ने कहा है कि इस तरह निकाले जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसी का मुस्तकबिल महफूज नहीं, तो दूसरी तरफ शौकत यूसुफजई का ये कहना है कि शेर अफजल मरवत को खामोश रहने का मशवरा दिया था लेकिन वो खामोश नहीं रहे और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है। साथ ही साथ पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को ये तक कह दिया उन्होंने कि ये तो सियासी बंदे ही नहीं, हाँ वकील बहुत अच्छे हैं लेकिन बानी पीटीआई का एतमाद इन्हें हासिल है। जहां शेर अफजल मरवत नाराज होते दिखाई देते हैं तो वहीं फवाद चौधरी और शुएब शाहीन के दरमियान झगड़े मंजर आम पर आ जाते हैं। फवाद चौधरी ये इल्ज़ाम आयद करते नजर आते हैं कि शेख वकास और रऊफ हसन तो जाली अकाउंट्स चलवा रहे हैं जिन्होंने इमरान खान और पार्टी को शदीद नुकसान पहुंचाया। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने कहा है कि फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को नहीं पूरी तहरीक इंसाफ के मुंह पर थप्पड़ मारा है। आखिर ये चल क्या रहा है? अंदरूनी इख्तलाफात के बावजूद बानी पीटीआई ग्रैंड अलायंस जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ईद के बाद एहतजाज की तजवीज़ भी उन्होंने दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के लिए क्या ये अच्छा रहेगा और क्या बानी पीटीआई को अपनी पार्टी में होने वाले इख्तलाफात नजर नहीं आ रहे? अपने पैनल की राय इस पर जान लेते हैं। आज के डिस्कशन के लिए मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। आपसे तारुफ करा देती हूँ। मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियोज़ में नसीर वागर साहब ने हमें ज्वाइन किया है और इसार राना साहब भी आज की गुफ्तगू का हिस्सा रहेंगे। आदिल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो इस वक्त पीटीआई को किन किन चैलेंजेस का सामना है? एक तरफ हम देखते हैं कि पार्टी एक पेश पे नहीं है, दूसरी तरफ ग्रैंड अलायंस की बात की जा रही है और वो भी आसान नहीं होगा क्योंकि JUIF से ताल्लुकात मरासिम इतने कोई अच्छे नहीं हैं, और तीसरी तरफ हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए, तहरीक इंसाफ इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो सबके सामने है कि वो टूट फूट का शिकार है, लीडरशिप का फुकदान है। जो जेल के अंदर इमरान खान बैठे हैं सिर्फ वही जो है वो तहरीक इंसाफ हैं। जेल के बाहर जितने भी लोग हैं वो कोई किसी को किसी पे ट्रस्ट नहीं है। वो ना कोई चेयरमैन की बात सुनता है, ना चेयरमैन को कुछ पता होता है कि क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, किस MNA के ख़िलाफ़ एक्शन हो रहा है। जिस तरह से मरवत के ख़िलाफ़ हमने देखा कि एक मामला हुआ लेकिन चेयरमैन उससे लाइलम थे, बल्कि पार्टी के बेशतर अरकान जो है वो लाइलम थे। असल चीज़ ये है कि ये सारा मामला जो है पार्टी के अंदर अगर कोई बदनज़मी है, कोई एतमाद की कमी है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट की कमी है, ये तो सारे मामला जो है वो इमरान खान ने ठीक करने हैं। उनको चाहिए कि इस मुश्किल सूरत हाल में अपनी जो टीम है उसको जो है मजबूत करे और वो खुद चूँकि लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते, आगे उनके लीडर जो है एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते। बदकिस्मती यह है कि सिर्फ चंद मखसूस वकला की जो है वो एक्सेस है इमरान खान तक और पॉलिटिकल लोगों, और इसके अलावा जो लोगों की एक्सेस है वो बिल्कुल गैर सियासी है, जैसे उनकी एहलिया जो जैसे उनकी सिस्टर हैं या इसी तरह के कुछ और लोग जो जिनका सियासत से उस तरह से ताल्लुक़ नहीं है बराह रास्त। जबकि जो सियासी लोग हैं जिन्होंने पार्टी को चलाना है, जिन्होंने पार्टी के अंदर मशावरत की एक फ़िज़ा पैदा करनी है, उनकी उस तरह से एक्सेस नहीं है। उसका नतीजा ये है कि जो तहरीक इंसाफ है वो टुकड़ों में बटी हुई है। सर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फूट का शिकार है और हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ ग्रैंड अलायंस की भी बातें हो रही हैं, हुकूमत मुखालिफ तहरीक की भी बातें हो रही हैं। ऐसे में शेर अफजल मरवत साहब ये कह रहे हैं कि बानी को मिसगाइड किया जा रहा है और जो कब्जा ग्रुप है वो पार्टी पर कब्जा करना चाहता है। आखिर ये पार्टी के अंदर चल क्या रहा है? कौन सा कब्जा ग्रुप है? तो मैं नहीं समझता कि कोई टूट फूट जारी है। मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। असल पीटीआई जेल में बंद है। ये बाकी इनका हाल वही है जो स्कूल में टीचर छुट्टी पे हो ना तो बच्चे क्लास में एक दूसरे पे कोई स्याही फेंक रहा होता है, कोई ड्रेस से छलांगे मार रहा होता है, ठीक है ना, कोई ब्लैक बोर्ड पे अपना नाम लिख के कह रहा होता है तो मैं बस किंग हूँ। तो कोई टूट फूट नहीं है।
एक शख्स 2 साल से पूरी रियासत का मुकाबला कर रहा है, उसकी अदालतें उसके खिलाफ, पार्लियामेंट में बैठे लोग उसके खिलाफ, उसकी अपनी पार्टी उसके खिलाफ वोटर्स सारे इकट्ठे हुए हुए, ठीक है ना। और ये कहना कि जी वो अंदर से बैठ के डिसीजन सही नहीं ले रहा, तो इससे ज्यादा कोई मजा का खेल बात नहीं हो सकती। वो डिसीजन ले कैसे सकता है भाई? उसको जो अप्रूवल होती है लोगों की, उनसे मिलवा दिया जाता है। और दूसरी बात ये कि आप जरा सोचे इसार ना कि साहब, शेर अफजल एक मरवत कह रहे हैं कि मिस गाइड किया जा रहा है, सही से गाइड नहीं किया जा रहा। अफजल मरवत की मिसाल तो उस औरत जैसी है जो तलाक के बाद भी अपने शौहर में कीड़े निकालती है ना, वो उसकी मिसाल उस औरत जैसी है, ठीक है ना। और वो कभी खुश नहीं रहती, पूछती रहती है कि मेरे बाद वो खुश है, तो ये कैसे मुमकिन है कि मेरे बाद खुश है, मैंने तो उसकी जिंदगी अजाब करनी थी। तो उस मैं आई डोंट टेक शेर अफजल मरवत सीरियस, वो मैं उसे सीरियस नहीं लेता। वो एक बट ठीक है, हमारी अदाकारा मीरा जैसा है जो गलत इंग्लिश बोल के लोगों को मुतवज्जा करती है, शेर अफजल मरवत इस तरह की बातों से कर लेते हैं ना। चलिए उनको सही। इस लेवल की लड़ाई का ना कुछ है। लेकिन बस एक जुमला सुन लीजिएगा कि इस सारी जंग में एक बात आप समझ लें कि इमरान खान अकेला लड़ रहा है। इमरान खान के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। इमरान खान अकेला लड़ रहा है, वो जीते या हारे, ये जीत भी उसकी होगी, हार भी उसकी होगी। और जिस दिन वो बाहर निकलेगा उसी दिन पीटीआई दिन बाहर निकलेगी। ये ठीक है, सारे ठीक है, एलिमेंट शामिल आपका पॉइंट आ पाकिस्तान। गया। नसीर वागा साहब, जिस तरह से इसार साहब कह रहे हैं कि उस दिन दोबारा से रीन्यू होगी जब बानी पीटीआई बाहर आएंगे, लेकिन उसके लिए माहौल बनाना पड़ता है। आपको माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, माहौल बिल्कुल नहीं बन सकता। असल बात यह है कि हुकूमत यही चाहती है कि इमरान खान की कम्युनिकेशन जो है वो बाहर पार्टी के लोगों के साथ ना हो। प्रॉपर कम्युनिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। आप देखें कि इस कम्युनिकेशन ना होने की वजह से उसका राब्ता बाहर बिल्कुल नहीं है। और वो जो चंद लोग जाते हैं, हमने पहले भी प्रोग्राम में ये बात की थी कि वो आके अपनी बात जो करते हैं वो ये कह देते हैं कि जी इमरान खान ने ये कहा है, जबकि उसको कंफर्म करने वाला कोई नहीं होता। इसी चीज़ में हुकूमत ने सोचा कि यही हमारी कामयाबी है, और हुकूमत आज के दिन तक उसमें मुकम्मल तौर पर कामयाब है। हुकूमत यही चाहती थी कि इमरान खान का बाहर आवाम से और ख़ास तौर पर अपनी जो उसकी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसके लोगों के साथ वो इन कांटेक्ट ना रहे, कोई ना मैसेज अंदर जाए ना मैसेज बाहर आए। आप देख लें, इमरान खान की जो मुलाकात पर इतनी सख्त पाबंदियां आयद हैं, और जो लोग जेल में जाते हैं, कभी आप उन पर लगी हुई पाबंदियां देख लें कि उनकी कौन कौन सी चीज़ अंदर जाने से रुक जाती है। मैं तो हैरान हूँ। मैंने बहुत सारी जेलों में जाके लोगों को देखा है कि कैसे वो मुलाकात करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक अनोखी तर्ज की मुलाकात होती है। और हुकूमत का यही मकसद था जिसमें हुकूमत कामयाब हो गई। ये जो कम्युनिकेशन का गैप है, इस कम्युनिकेशन के गैप ने पीटीआई को बिल्कुल, मैं ये तबाह तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसमें ये जो एक टूट फूट का शिकार है पार्टी, उसकी मेन वजह ये है कि इमरान खान का राब्ता ही बाहर नहीं ठीक है, होने दिया जा रहा कम्युनिकेशन गैप जो है वो प्रॉब्लमेटिक है पार्टी में। आदिल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF की बात करें तो माजी में मरासिम को इतने अच्छे नहीं रहे, और अगर ग्रैंड अलायंस बनता है तो अपेरेंटली मौलाना ही शायद उसको लीड करेंगे। तो क्या आपको ये ग्रैंड अलायंस बनता हुआ नजर आ रहा है, और ये क्या कामयाब होगा? देखिए, अच्छी बात है कि सियासी जमातें जो हैं वो सियासी इत्तेहाद बनने चाहिए। इसी तरह चीज़ें आगे चलती हैं। सड़कों पर फैसले नहीं होते, पर उसको आप पॉलिटिकली आप चीज़ों को लेके जाना चाहिए। लेकिन मसला यहाँ पर थोड़ा मुख्तलिफ है। जो मौलाना है वो और जो तहरीक इंसाफ है, उनका एजेंडा क्या है, नज़रियात का फ़र्क है। और जो वो अगर जब तक उनकी जो जिसे कहते हैं कि आपस में कम्युनिकेशन बेहतर नहीं होगी, सिर्फ एक चीज़ पे जो है वो कंसेंसस नज़र आता है, जो आज मौलाना ने अभी असम्बली में भी बात की, असम्बली से बाहर भी उन्होंने कुछ की थी कि वो एंटी स्टैब्लिशमेंट जो है उनके ख्यालात हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके साथ उनसे जो मैंडेट जो है वो KPK में लिया गया, छीना गया है, और वो किसको दिया गया है? वो तहरीक इंसाफ को दिया गया। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर मौलाना की और तहरीक इंसाफ के इख्तलाफ है। सिर्फ एक चीज़ है, वो है एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया। इसके ऊपर देख सकते हैं कि कितना तहरीक इंसाफ और मौलाना और बाकी जो पॉलिटिकल लोग हैं वो खड़े हो सकते हैं या ले के साथ चल सकते हैं। मेरा वैसे ज़ाती ख्याल है
कि वो जो रोड शो जो तहरीक इंसाफ का खासा है वो मुश्तरका तौर पे तो मुमकिन नज़र नहीं आता, लेकिन जो एक हाइप क्रिएट कर सकते हैं या एक इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक मूव हो सकती है या एक प्रेशर हो सकता है, वो जो है वो हो सकता है कि जब ये पॉलिटिकल पार्टीज लेकिन आदिल साहब, आपको नहीं लगता कि इस मूव ने ही पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खासा नुकसान पहुंचाया है? क्या उसी रविश पे दोबारा ये चलेंगे, नैरेटिव तब्दील नहीं करेंगे? देखिए, सोलो फ्लाइट थी ना तहरीक इंसाफ की पहले, उनका सिर्फ एक एजेंडा था कि जो उनके इमरान खान को रिहाई दिलवाई जाए, जो बाकी कैदी है उनको रिहाई दिलाई जाए। 8 फरवरी के इलेक्शन से तो वो बैकस्टेप कर गए थे। बाकी सिर्फ मामला तो जुडिशल कमीशन और जो उनके जो असीर है उनकी रिहाई तक रह गई थी। तो अब देखना यह है कि क्या मौलाना इमरान खान की रिहाई के लिए उस जो तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है उसका हिस्सा बनेंगे कि नहीं बनेंगे। जो मेरा ख्याल है कि शायद ऐसा ना हो। बड़ी जो इन दोनों जमातों में सार साहब से भी उनकी राय जान लेते हैं। सार साहब, आपको लगता है कि मौलाना हिस्सा ग्रैंड अलायंस का और एक जो मोटिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें साथ देंगे? एक तो बात आप समझे कि मौलाना इस्टेब्लिशमेंट से नाराज हैं, खिलाफ नहीं है। अच्छा, दो अलग चीज। ठीक है, कोई बच्चा अपने बड़ों से नाराज हो जाता है, उसे टॉफी मिलती है, वहीं हो जाता है, उसको उनसे इख्तिलाफ कोई। ठीक है, इमरान खान का मामला कुछ और है। वो तो आया अब 180 डिग्री पे खड़ा हुआ है। ये सिस्टम और इमरान दो मुतजाद जगह पे खड़े हैं, और ये कोई इस तरह की गेम नहीं है इमरान खान की कि वो कोई नवाज शहबाज शरीफ को हरा देगा या कर देगा। ना उन्हें इस शहबाज शरीफ को हराने से कोई रिलीफ मिल सकता है। उनका मसला इस्टेब्लिशमेंट से है। इस्टेब्लिशमेंट उनको अगर रिलीफ दे दे, जो मुझे लगता है कि अभी बज़ाहिर नामुमकिन है कि इस्टेब्लिशमेंट उनके लिए -1% भी कोई सिंपैथी नहीं रखती। अच्छा। तो ये इस तरह नहीं है कि इमरान खान और फजलुर रहमान साहब इकट्ठे हो जाएंगे और वो क्या कहते हैं जनाब एक ट्रक पे बैठ जाएंगे, चाय कहते रहे, वो प्रेशर बढ़ाने के लिए जीएयूआई की क़यादत भी कहती रहे। बट आई डोंट बिलीव कि इस तरह हो सकता है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब पहले भी अब जख्म खुर्दा हैं। उन्होंने ये सारी गेम रचाई, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ मुआहदा बनाया, उन्होंने सारा प्लानिंग की, मुलाकातें की, और जब वो हिस्सा बकरे बंटने लगे तो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब लेके बैठ गए। मौलाना साहब को कख भी नहीं मिला, जिसका उन्हें आज तक गुस्सा है। और वो ये समझते हैं कि जी इमरान खान को हटाने वाला मैं था, तो मुझे तो उन्होंने कहीं पे रखा ही नहीं। कश्मीर कमेटी के आपको पंचायत की कमेटी नहीं दी जो मोहल्ले में डलती है। तो वो तो इस वजह से उनका कोई नजरियाती इख्तिलाफ नहीं है किसी चीज से। नजरियाती इख्तिलाफ नहीं है। नसीर वागे साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग से शिकवा ये है मौलाना को कि जब ये हुकूमत साजी हो रही थी तो मौलाना को नहीं पूछा गया, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो मरासिम हैं, टर्म्स हैं, वो इतने अच्छे नहीं चल रहे। क्या अपोजिशन इसका फ़ायदा उठा सकेगी? क्योंकि शौकत यूसुफजई कह रहे थे कि इन दोनों के जो इख्तिलाफात हैं वो हुकूमत के खात्मे पे दम लेंगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इन इख्तिलाफात की वजह से ये लोग कोई अपना फ़ायदा उठा सकें। एक बात हमें ज़हन नशीं रखनी चाहिए कि 26वीं आइनी तरमीम में जो मौलाना ने रोल अदा किया, उसके बाद पीटीआई और इमरान खान जो हैं वो शायद उन पर कभी भी इस तरह एतमाद ना करें और करेंगे भी नहीं। ये जो अलाइंस है ये मुझे बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इनके आपस में जो नज़रियात हैं, जो बातें हैं, जो ये सोच है इनकी, वो बिल्कुल एक नहीं है। आप देखें कि मौलाना बिल्कुल 99 पे आके ना रिवर्स हो जाते हैं, उनमें यही प्रॉब्लम है। और पीटीआई उन पे किसी भी सूरत में बैंक नहीं कर रही, उन पे एतमाद नहीं कर रही, वो कोई भी ऐसा काम करने नहीं चाहेगी कि जिस पे मौलाना की मौजूदगी की वजह से उनकी कामयाबी और नाकामी का इन्हसार हो। ये प्रॉब्लम है इस तरह के इत्तेहाद में। मैं इनको गैर फितरी एक किस्म का इत्तेहाद कहता हूँ। अननेचुरल ये जो अलाइंस होते हैं ये ज़्यादा देर चलते नहीं हैं। अब जो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनका आपस में इस वक्त अगर अंदरूनी तौर पे देखा जाए तो उनके इख्तलाफात हर बंदे को नज़र आ रहे हैं।
लेकिन ज़ाहिरी तौर पर वो एक दूसरे के साथ गले मिल रहे हैं, लेकिन उनके दिलों में जो चीज़ें छुपी हुई हैं वो उनके बहुत सारे जो लीडर्स हैं उनके बयानात से सामने आ जाती हैं। वो एक दूसरे के ऊपर भरपूर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। उनको जब भी मौका मिलता है, मैं शर्जील मेमन की बात करूं, मैं सिंध के दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर रहा हूं कि वो भी कोई मौका नहीं छोड़ते नून लीग के खिलाफ की किसी भी किस्म की कोई बात करने का। ठीक है नाज़रीन, इस टॉपिक में मेरे पैनल ने जान ली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ग्रैंड अलायंस बनाने जा रही है और उसके बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक, कहा यह जा रहा है कि ईद के बाद ये तहरीक बाकायदा तौर पे अपना काम करेगी। देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है। अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान में मईशत के हवाले से। स्टे विद अस। नाज़रीन, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का एक आला सतह का वक्त तकरीबन 20 साल बाद आज पाकिस्तान पहुंच चुका है ताकि इक्तिसादी तरक्की के मंसूबों, सरमायाकारी के मौके और हाल ही में मंजूर किए जाने वाले 40 अरब डॉलर्स के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क CPF को आइंदा दिहाई के लिए अहमियत जो है वो देने के लिए आ रहा है। 20 साल बाद होने वाला ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है और पाकिस्तानी अवाम के लिए किस हद तक ये फ़ायदेमंद हो सकता है, इसे समझने और जानने की कोशिश कर लेते हैं। आदिल साहब, आप को किस तरह से देख रहे हैं, कैसे रीड कर रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, एक पाकिस्तान के जो इकॉनमी के इश्यूज़ हैं वो यकीनी तौर पर उसको ये दौरा उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो जितनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट IMF जो आलमी बैंक की तरफ से आ सकती है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के अंदर, वो ज़रूरत भी है पाकिस्तान की। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है पॉलिसीज़ और उसका तसलसल। पाकिस्तान में हमेशा से जो प्रॉब्लम रही है वो पॉलिसीज़ बनती हैं एक शॉर्ट टर्म के लिए और उसके बाद फिर पॉलिटिकल अदम इस्तेकाम जो हमारे मुल्क के अंदर 2018 के बाद से हम मुसलसल देखते आ रहे हैं। वैसे तो हमने हर दफ़ा ही देखा है कि यहाँ पर जो सियासी चेहरे वो बदल जाते हैं, उसके बाद पॉलिसीज़ के अंदर भी जो है वो फ़र्क पड़ जाता है। तो इस वक्त जो मौजूदा सेटअप है उसमें जो एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कंटिन्यूटी है। तो कंटिन्यूटी किसी भी मुल्क के जो तरक्की है उसमें इम्पॉर्टेंट है। तो हम अपने रीजन में भी अगर देखें किस तरह से होगी, किस तरह से कंटिन्यूटी होगी? देखिए, कंटिन्यूटी तो इसी तरह से है कि जो पॉलिसीज़ बतौर रियासत एक हुकूमत पॉलिसी बनाती है, लेकिन उसमें जो रियासत का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो गारंटर होती है रियासत जो है मामलत को लेकर चलने की। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से सियासियत में इस्तेकाम रहा है और वज़ीर आज़म घर जाते रहे, जिसकी वजह से कभी भी पॉलिटिकल इस्तेकाम नहीं आया और पॉलिसीज़ जो है वो ऊपर नीचे होती रही हैं। एक हुकूमत आती है, दूसरी की पॉलिसी तब्दील करती है। तो अब जो मैं ये समझ रहा हूँ कि अब ये एक सोच पैदा हो गई है कि अगर तरक्की करनी है तो उसके लिए कंटिन्यूटी जरूरी है। वो क्या जो सियासी इस्तेकाम है वो भी जरूरी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक तरफ आप कंटिन्यूटी की पॉलिसी देख रहे हैं, ठीक है, ये सोचने की तो जरूरत है, लेकिन ये सर साहब ये कंटिन्यूटी आपको लग रहा है कि ये आइंदा आने वाली हुकूमत इसको कंटिन्यू करेगी? गालिब ने कहा था कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती कि दुनिया कभी भी कर्जों से खुशहाल नहीं होती। दुनिया की जितनी कामयाब अक़वाम है वो कर्जों से नहीं कभी भी बनी। कर्ज तो आपके लिए एक जहर है ना। आप तो इस तरीके में चले गए कि आप कर्जों का सूद नहीं दे सकते, तो आप और कर्जों पे कर्जे लिए जा रहे हैं और तालियां बजाते हैं कि देखें जी कितना बड़ा कारनामा हमने अंजाम दे दिया, अब इतने पैसे कर्ज वाले आ गए, अब इतने कर्ज आ जाएंगे। तो देने के लिए देने बच्चे ने दे, मेरे बच्चे ने नहीं। मेरा बच्चा 3 लाख का मकबूज है, कहना था बच्चा पैदा होने खरबापति। ये कैसा निजाम बनाया हुआ है? मेरा बच्चा जो है वो इस मुल्क में रह के मेहनत मुशक्कत सब कुछ करके उसके बाद तीला नहीं बचता खाने को। आप जिन्होंने कर्ज ले रहे, आपके बिल्डिंगें बन जाती हैं, आपके फ्लैट्स बन जाते हैं, आपके कारोबार बन जाते हैं, आपके बाहर अकाउंट्स खुल जाते हैं, ठीक है। तो इस फिर इस दौरे को हम किस तरह से देखें? इससे पहले हमने देखा IMF के वफ्द ने भी दौरा किया, चीफ जस्टिस तक से मुलाकात कर ली। अब ये जो दौरा इसे पॉजिटिव लें या ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हम इसे कहें? ये वेरिया ये ना जब 2 आबादियाती निजाम खत्म हो रहा था ना,
तो नए नए बता रहे थे, तब वर्ल्ड बैंक और IMF बना और इन्होंने फिर इन छोटे ममालिक को कर्जा देना शुरू किया और आज जो दुनिया के जो 80% छोटे ममालिक हैं वो इनके कब्जे के अंदर है। इतने कब्जे में है कि इनका एक डिप्टी डायरेक्टर आके वो किसी भी मुल्क के चीफ जस्टिस को कह सकता है कि भाई हिसाब दे, और वो चीफ जस्टिस उसे बताने पर मजबूर होता है कि हजूर ये ऐसे है, वो यूं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं नसीर वागा साहब। इससे पहले भी हमने देखा कि दौरा हुआ, मर्जी से जिससे चाहे मुलाकातें हुई IMF की वफ़द की। अब ये जो दौरा होने जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये भी जायजा लेने के लिए सूबों का भी दौरा करेंगे, लाइक KP भी जाएंगे, पंजाब सिंध वगैरह, ये सूबों का दौरा भी करेंगे। ये राना साहब ने बिल्कुल सही मिसाल दी है चीफ जस्टिस वाली। अभी हाल ही में IMF ने जो दौरा किया और उसमें वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मिले। ये बड़ी हैरान कुन बात थी, हमने पिछले भी प्रोग्राम में कहा। वो ऐसे लोगों से मिले जिनका इकॉनमी से कोई ताल्लुक नहीं था, उनका ताल्लुक था एतमाद दिलाने से। यानी ये है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी वो हम पर एतमाद ही नहीं करते। अब ये जो 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आए हैं 20 साल के बाद, और हम लोग बगलें बजा रहे हैं कि शुक्र है वो हमें, मैं तो इसको भीख भी कहूँगा, वो हमें कर्जे देने आ गए हैं, हमें भीख देने आ गए हैं, बजाय कि हम ये काम ना करें और हम इस भीख और कर्जों की दलदल से बाहर निकलने की कोशिश करें। वो तो हम करते नहीं हैं। हम कहते हैं जी बिस्मिल्लाह आ जाएं, जो भीख देनी है, जो कर्जा देना है हमारे सर पे। और पहले हम रिपोर्ट्स देते थे, अब वो रिपोर्ट्स पे भी रिलाई नहीं करे, वो कह रहे हैं हम खुद आएंगे, खुद जायजा लेंगे। देखिए फ्रेमवर्क अपना दे दिया, उन्होंने कहा इस तरह काम होने हैं, ये मंसूबे होंगे, आपने हमें ये हिसाब देना है, ये करना है, हम पूरा मॉनिटर करेंगे। एक्चुअली वो यहाँ इसलिए आए हैं कि वो पूरा मॉनिटर करना चाहते हैं अपने तमाम पैसे को, कि किस तरह यहाँ अल्ले तलल्ले उड़ाते जाते रहे। इससे वाज़े ये बात हो रही है कि हुकूमत, किसी भी हुकूमत पे, जैसे आदिल साहब कह रहे हैं कि जी 2018 के बाद गैर यकीनी की सूरत हाल रही और अनसर्ट, और ये तो मेरा ख्याल है जब से पाकिस्तान बना है तब से ये सिलसिला शुरू है। जो भी नई हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत का निज़ाम तोड़ देती है, और ये प्रॉब्लम होती है कि वो कंटिन्यूटी नहीं रहती। कंटिन्यूटी के बगैर चलिए, हुकूमत तो बड़ी खुश है नसीर वागा साहब, हुकूमत खुश है। आदिल साहब, अवाम को कोई फायदा इन दौरों का? देखिए नजर आदिल साहब अच्छा, देखिए अवाम तक तो भी अभी तो जो पॉलिसीज बन रही हैं वो तो इकॉनमी के इस्लाह के लिए बन रही हैं, और इसमें अवाम से ही निचोड़ के यकीनी तौर पर इन कर्ज़ों का सूद अदा किया जा रहा है। अभी तो बजट आ रहा है, उसके लिए जो कुछ हो रहा है, IMF की शराइत पर शराइत जो है वो आ रही हैं। यकीनी तौर पर आने वाला बजट जो है उन्हीं लोगों से खून निचोड़ेगा जिनसे ऑलरेडी टैक्स वसूली की जा रही है, तो अवाम तक तो रिलीफ नहीं पहुंच रहा। लेकिन इस वक्त जो अवाम को सिर्फ एक फ़ायदा हुआ है कि जो इन्फ्लेशन जिसका क्रेडिट हुकूमत लेने की कोशिश कर रही है, महंगाई बढ़ने की शरह में जो है वो कमी ज़रूर हुई है। पहले डबल डिजिट में थी, अब ज़रा थोड़ा सा उसमें कम आ गया है। तो अवाम को रिलीफ हुकूमत ने जो है वो अपनी पॉलिटिकल विल से देना है, उसने ऐसे फैसले करने हैं जिससे अवाम को रिलीफ दिया जा सके। अब बिजली की कीमतें हुकूमत कम करने को सोच रही है, लेकिन मजबूर है कि वो IMF की मर्जी के बगैर वो कीमत नहीं कम कर सकती। वो पहले IMF से उसकी अप्रूवल लेगी, उसके बाद फिर वो रिलीफ देने का फैसला करेगी। तो हुकूमत तो बराह रास्त अवाम को रिलीफ दे नहीं सकती, अवाम पर मजीद मुश्किलात जो है वो खड़ी कर सकती है। ठीक है, हुकूमती जो मईशत है वो तो हम देख रहे हैं कि बेहतर हो रही है। इसार साहब कह रहे हैं महंगाई मजीद कम होगी, लेकिन अवामी मईशत का क्या? ये ना आदिल कह रहा है ना कि महंगाई कम हुई है, इससे लोग डरते हुए से चीजें सस्ती देते हैं कि भाई एडिटर है, बड़ा साफी है, एनु सस्ती शैवां दे दुकान बंद करा दे। ठीक है, नहीं तो ये मेरे साथ चले। हम श्योर हैं उन्हें भी सस्ती नहीं मिलती। अच्छा, अगर उनको सस्ती नहीं मिलती तो फिर उनको महंगाई की शरह कम नहीं करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई है। मैं वही तो कह रहा हूँ, कहाँ कम हुई है? कल ही तो क्या नाम है, चीनी की कीमत बढ़ी है 50 रुपए। अभी 2 दिन पहले तो घी की कीमत बढ़ी है। अभी क्या नाम है, कुछ दिन पहले जो है, अभी चीनी की कीमत कल बढ़ी है राना साहब, अभी चीनी की कीमत बढ़ी है कल। कहाँ रुकी है मुझे पता, हो सकता है आपको किसी ने जापान के रेट्स बता दिए हो कि वहां पे रुक गई है। मैं तो यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि जनाब अली के मुर्गी का गोश्त जो है वो 700 रुपए पे चला गया। वो गरीब आदमी कदे कदे खा लेंदा सी, तो उन्होंने कहा तो खा लेना, तेन भी खा लेना। ठीक है,
ऊपर चले गए, ये मतलब प्रोपेगेंडा वो ऊपर चली गई कि ठीक है। और इसार साहब, इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। रमज़ान आने वाला है, अब महंगाई की शरह कहाँ तक जाती है? नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाने हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ट्रैफिक हादसात पर सिंध और पंजाब आमने सामने नजर आ रहे हैं। हुकूमत सिंध के तर्जुमान ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि NHA की तबाहल सड़कें इन हादसात की वजह हैं और विफाक ने शायद सिंध को अपने नक्शे से ही अलग किया हुआ है। फंड्स नहीं दे रहे, विफाक की जानिब से नहीं मिल रहे उन्हें फंड, जबकि अज़मा बुखारी ये कह रही हैं कि तमाम तर मलबा विफाक पर ना डाला जाए। पंजाब को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं सिंध से, तो ये जान ले कि पंजाब के 90% मनसूबे पंजाब हुकूमत अपने फंड से मुकम्मल कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि 16 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आखिर ये कर क्या रहे हैं? आदिल साहब, कौन किसको आ रहा है? सिंध के जो मसाइल हैं, अगर हम अभी टू बी स्पेसिफिक ट्रैफिक का हादसात की बात करें, कसूरवार कौन है आखिर? देखिए, जो इसमें तो कोई शक शुबे की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी मुसलसल इक़्तिदार में है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अब पंजाब का और सिंध का तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो एक्सेस है वो पंजाब के अंदर बेहतर है, सड़कें बेहतर हैं, लोगों के रास्ते बेहतर हैं, हादसात की शरह सिंध की निस्बत कम है। बदकिस्मती ये है कि एक नेशनल हाईवे जो है वो पूरा एक सूबों की कनेक्टिविटी के लिए मौजूद है, लेकिन उस पर इतने ज़्यादा हादसात होते हैं। मोटरवे बन रही थी, वहाँ पर आपने देखा कि वो डिप्टी कमिश्नर फिरोज़ वाला जो है वो ही कोई मेरे ख्याल को 2.5-3 अरब की करप्शन कर गया ज़मीन की खरीदारी के अंदर। जो करप्शन का लेवल है वो सिंध के अंदर हर जगह पर आपको ऊंचा नज़र आएगा, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब के ऊपर इल्ज़ाम लगाए या वफाक के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, तो वो एक अच्छी चीज़ नज़र नहीं आती। अव्वल बात यह है कि जहाँ तक वफाक NHA, चूँकि नेशनल हाईवे NHA के हदूद में आती है, तो ये इतना ब्लैकमेल करते हैं। पंजाब में फ़ंड मांग रहे हैं तो वो अपने सूबे में जो नाकिस कारकर्दगी है या जो रोड्स का जो हालत है उसके ऊपर क्यों नहीं वफाक के साथ बैठ के बात करते हैं? अब वो खुद भी 2013 में उनकी हुकूमत रही, लेकिन उस वक्त भी इस रोड की यही हालत थी। आज तक मोटरवेज का तो आपको नज़र ही नहीं आता। सिर्फ पंजाब के अंदर या अब KPK के अंदर हमने देखा है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर हुआ है। तो पीपल्स पार्टी को जो है वो अपना जो कल्चर है, पॉलिटिकल सियासी कल्चर है, उसको तब्दील करना होगा। जो करप्शन के इल्ज़ामात उनके ऊपर लगते रहे, वो उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि वहाँ पर कमीशन ज़्यादा खाया जाता है, जो ग्राउंड पर मंसूबे हैं उस पर कम अमल किया जाता है। तो बजाय एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी के, सूबों को चाहिए कि वो अपने अपने हिस्से का काम करे, वरना आवाम की मुश्किलात तो इसी तरह बढ़ती रहेंगी जिस तरह है। बिल्कुल ऐसे। इसार साहब, सुबाइयत कार्ड आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी खेल? नहीं, दोनों ही खेलते हैं। अच्छा। यहाँ नून लीग खेलती है, जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया दाग, वो जरदारी ने तो नहीं कहा था, तो नवाज साहब ने दीवारों पे लिखवाया था। पंजाब बैंक से लेके बाकी चीजें, मतलब पंजाब को घट नहीं कर रहा। हाँ, ये अलग बात है कि मेरे को बड़ा हैरानकुन है कि इनके पास माशाल्लाह इतना बजट कहाँ से आ गया कि हाँ, इतने मंसूबे हो रहे हैं। क्योंकि मैंने तो रिपोर्ट पढ़ी थी, पहली सेमाई में जो टैक्स कलेक्शन थी वो हम KPK से भी पीछे थे पंजाब, तो पता नहीं कहाँ से ये वो ऐसा हो रहा है। खैर वो, लेकिन असल चीज ये कि दोनों ही माशाल्लाह, लाहौर से बाहर निकल के आप जाए ना मिंचनाबाद, जाके उस सड़क को देखें जो पिछले 25 साल से 30 साल से टूट फूट का शिकार है। अगर आपको ना फ्रैक्चर हो जाए अपनी गाड़ी में जाते हुए, वहां तक इतने झटके लगेंगे। तो पंजाब में भी कौन सा कोई, मतलब लाहौर की अगर सड़कों को देख के कोई कहे जी बड़ी तरक्की है, तो मैं तो कह रहा हूँ, मानता हूँ भाई आपकी बात। तो ये दोनों जमातों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। पिछले 40 साल से ये दोनों जमातें पाकिस्तान के साथ चिपकी हुई है। वहां सिंध में वो बैठे हुए, पंजाब में ये बैठे हुए। सिंध का भी बेड़ा गर्क है, पंजाब का भी बेड़ा गर्क है। अब ये कभी कभी मुंह का जायका बदलने के लिए एक दूसरे को ताने शाने दे देते हैं। अच्छी हमसाइयां भी हो ना कभी उनके भी पांडे खड़क जाते हैं, तो इनके भी खड़क जाते हैं। अंदरों विचों कोई नहीं। जिस दिन इन्हें कहा गया ना कि गब्बर आने लगे, उसी दिन ये दोनों सीधे हो जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं, बट इट इज नथिंग सीरियस। वो ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं उनकी आपस में बड़ी अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, नसीर वाक़े साहब, ये जो सिंध और पंजाब की लगाई भुजाई की आदत है, एक दूसरे पे तंज़ो तनकीद की जाती है, आपको लगे पंजाब और सिंध को कंपेयर किया जा सकता है और दोनों सूबे ऐसे हैं जहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा? देखिए, पंजाब की जो अपनी एक इनकम है टैक्सेस की, वो भी बहुत बड़ी तादाद है, मिकदार है। लेकिन जो सिंध में है, ख़ास तौर पर कराची में जितने टैक्सेस इकट्ठे होते हैं
वो भी कोई कम नहीं है। बहुत बहुत बड़ा एक जो मंसूबे हैं उससे बन सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और शर्जील मेमन साहब ये सिर्फ हाईवेज के बारे ही क्यों बातें कर रहे हैं और पंजाब के बारे। भाई आप ये देखिए कि 150 से ज़ायद लोग एक महीने के अंदर डंपर्स के एक्सीडेंट्स की वजह से अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और 1500 से ज़ायद लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं, शदीद ज़ख्मी। उस तरफ तो कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। और जो उनका अपना निज़ाम है, ट्रैफिक का निज़ाम है, वो जैसे गवर्नर सिंध ने कहा ना कि जी आप मुझे 1 महीने के लिए ट्रैफिक का निज़ाम दे दें सिंध का, मैं आपको ठीक कर दूंगा। और शर्जील मेमन साहब और पीपल्स पार्टी के दूसरे लोगों ने फ़ौरन कहना शुरू कर दिया कि जी आप अपने काम से काम रखें, आप हमारे काम में क्यों दखल अंदाजी करते हैं। भाई आप देखिए, मैं हैरान तो इस बात पे हूँ कि सड़कों का ये तो फिर सिर्फ पैसे लेने वाली बात हुई ना कि जी हमें बजट नहीं मिल रहा। ठीक है, पहले ठीक है, ये जो पीपल्स पार्टी इल्जाम आयद कर रही है ये हम देखते हैं कि सिर्फ आयद किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी या ग्राउंड पे हमें काम बिल्कुल नजर नहीं आता। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।